तो पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो अपन ने बात की थी कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि जब जो हमारे दो मेजर प्रिंसिपल सर्वे होते हैं वो होते हैं वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट और लोकेट अ पॉइंट बाय टू मेजरमेंट। होल टू पार्ट हम इसलिए जाते हैं ताकि चांसेस ऑफ एरर कम हो जाए, और लोकेट अ टू पॉइंट बाय टू मेजरमेंट भी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा एरर होने के जो चांसेस है वो कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट की हमने इसलिए बात की थी अगर कोई छोटी जगह पे एरर है ना, तो अगर हम उसको बड़ा करते जाएंगे, एरिया छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो छोटी एरर बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो जो बड़ी एरर है वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इसलिए हम हमेशा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, यानी पूरे से आधे की ओर आते हैं या पूरे से थोड़े की ओर आते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकेट अ पॉइंट बाय टू मेजरमेंट। इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है, उसकी स्थिति को पता लगाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कम से कम दो मेजरमेंट, आपको कोई भी दो नाप पता होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप तीसरे जो पॉइंट है, तो तीसरा बिंदु है, उसको पता लगा पाओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने देखा था प्रिसीजन एक्यूरेसी, ये सब खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया। एक बात आप और याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ये लगते तो काफी आसान से हैं कि इसमें कुछ है नहीं, चाहे एरर की बात करें चाहे करेक्शन की बात करें, पर ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये भी याद में रखना है कि एरर कैसे क्या होता है और करेक्शन। तो एरर का और करेक्शन को मैंने याद करने के लिए आपको तरीका बताया था, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेथड वैल्यू क्या होती है आपकी, जो आप नापते हो, और ट्रू वैल्यू जो सही वैल्यू होती है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही एरर होती है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमने स्केल की बात करनी शुरू की थी। तो स्केल क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यानी मैप पे क्या डिस्टेंस आपने पर्टिकुलर ग्राउंड डिस्टेंस को मैप में कितने डिस्टेंस पे दिखाया हुआ है। जैसे अगर ग्राउंड में आपका 100 मीटर है तो मैप में आपने 1 मीटर दिखाया है, 2 मीटर दिखाया है, 10 मीटर दिखाया है, तो उसी को रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। अब स्केल भी बहुत तरीके की होती है। रिफ्रैक्शन फैक्टर की बात की थी, जब हम दोनों एक ही रेशियो में रख के क्या करें, मतलब 1/1000 जैसे लिखते हैं, तो यानी 1 पार्ट ऑफ मैप इक्वल्स टू 1000 पार्ट ऑफ ग्राउंड, यानी कि एक भाग मैप का 1000 भाग ग्राउंड के बराबर का है। ठीक है, अगर स्केल में हम सीधे सीधे लिख के ही बता देते हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मीटर के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर मैप का 10 मीटर ग्राउंड के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी ग्राफिकल की। तो आपने जो दो ऊपर पढ़े ना, तो उसमें खामियां ये थी कि जब अगर श्रिंकेज हो जाए मैप का, ठीक है, श्रिंकेज कैसे होता है, पहले के टाइम पे जो मैप बनते थे वो कपड़े पे बनते थे। अब कपड़ा तो टाइम के साथ सिकुड़ जाता है, अगर कॉटन का है तो और सिकुड़ जाता है, कागज भी टाइम के साथ सिकुड़ जाता है, तो मैप क्या होता था, टाइम के साथ सिकुड़ जाता था। तो अब इसकी वजह से क्या होता था कि हमने तो यहाँ पे बोल दिया कि एक पार्ट मैप का 1000 पार्ट ग्राउंड के बराबर है, तो वो जो पार्ट है मैप का वो तो छोटा हो गया है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ग्राउंड की कैलकुलेशन है वो गलत हो जाती थी। लेकिन ग्राफिकल मैप में क्या होता था कि अगर हमारा मैप क्या हुआ, सिकुड़ गया, ठीक है, तो वो पार्ट भी सिकुड़ गया। तो जितना पार्ट हमारा सिकुड़ा, मान लीजिए क्या देखा था हमने पिछले में कि अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, पहले हमारा इतना पार्ट दिखा रहा था 10 मीटर, ठीक है, सिकुड़ के वो इतना पार्ट हो गया। अब ये 10 मीटर दिखा रहा है सिकुड़ने के बाद, पर ग्राउंड में जो आपका नक्शा था वो भी तो पहले इतना था, तो अब सिकुड़ के इतना हो गया होगा ना। तो जो पार्ट पहले इतना बड़ा था अब वो इतना हो गया है ना। तो अब इतना पार्ट 10 मीटर दिखा रहा था, तो ये पार्ट अभी भी 10 मीटर दिखा रहा है, पहले भी ये पार्ट 10 मीटर दिखा रहा था। तो श्रिंकेज के बाद भी आपकी जो मेजरमेंट है ना वो खराब नहीं हो रही, रॉन्ग नहीं हो रही, और आपका यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि आपका कौन सा मैप श्रिंकेज के प्रभाव से बच जाता है, यानी जिसमें श्रिंकेज का असर नहीं पड़ता है, तो वो आपका हो जाता है ग्राफिकल स्केल। ठीक है, कौन सी स्केल ऐसी है जिसमें श्रिंकेज का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो आपकी स्केल कौन सी हो जाती है, ग्राफिकल स्केल। तो ये आपको याद रखना था। ठीक है, इसके बाद आज जो हम शुरू करेंगे वो हम बात करेंगे श्रंक स्केल के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है आपकी श्रंक स्केल, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद जो हम दोनों स्केल की बात करेंगे, वर्नियर स्केल और श्रंक स्केल, मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इसलिए हमने पिछले में खत्म नहीं किया था कि आखिरी में नहीं, मैं इसको लेक्चर की शुरुआत में ही दिखाना चाह रहा था ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बनी रहे, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे मैं श्रंक स्केल की बात करूं चाहे मैं वर्नियर स्केल की बात करूं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको श्रंक स्केल, उस तरीके से समझिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसके बारे में, श्रंक स्केल के बारे में। ठीक है, तो 4th नंबर पे आई है हमारी श्रंक स्केल।
ठीक है, तो श्रंक स्केल की अगर हम बात करें तो श्रंक स्केल सीधे सीधे अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहें, श्रंक स्केल क्या होती है आपकी ओरिजिनल स्केल। श्रंक स्केल क्या होती है आपकी ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। श्रंक स्केल इक्वल्स टू ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आपकी कोई ओरिजिनल स्केल थी, वो 10%, 20%, 30%, 40% या 50% क्या हो गई होगी, श्रंक हो गई होगी, है ना। तो अगर जितने भी परसेंट श्रंक हो गई है, तो आप मान लीजिए पहले आपकी ओरिजिनल स्केल कितनी थी, 1/1000 थी, तो अगर वो 50% श्रंक हो गई तो इनटू 0.5 हम कर देंगे, तो अब वो क्या हो जाएगी 1/20, तो 1/2000 हो जाएगी, है ना। यानी 50% क्या हो गई, वो श्रंक हो गई। तो जो भी हमारा श्रंक स्केल होता है वो ओरिजिनल स्केल इनटू क्या होता है, श्रंक फैक्टर, यानी कि कितना वो क्या हो गई, श्रंक हो गई, है ना। श्रंक स्केल का मतलब ही क्या है कि आपको क्या निकालना उसमें, श्रंक होने के बाद जो नई स्केल बची। वैसे मान लीजिए आपने 1/1000 की स्केल बनाई थी, अब वो कितने की बची है, 1/2000 की, तो ये हो गई जो नई वाली स्केल बनी, श्रंक होने के बाद जो स्केल बची वो उसको क्या बोलते हैं, श्रंक स्केल बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है श्रंक स्केल निकालने के लिए। तो देखिए श्रंक स्केल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्रंक फैक्टर, ठीक है। तो SF क्या होता है आपका, श्रंक फैक्टर। जब तक आपको श्रंक फैक्टर नहीं पता, आप श्रंक स्केल नहीं निकाल सकते। तो कई बार इसको क्या बोल देते हैं, श्रंक फैक्टर भी बोल देते हैं, और इसको कई बार श्रंक रेशियो भी बोल देते हैं। तब बात आती है श्रंक फैक्टर कैसे निकालें। तो श्रंक फैक्टर क्या होता है, काफी आसान होता है। जो आपकी श्रंक स्केल है, इसको इधर ले आइए, तो यही बन जाएगा श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। अब कई बार अपन को श्रंक स्केल निकालना ही है, तो अपन ये वाला रेशियो नहीं यूज कर सकते, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जो रेशियो मैं बता रहा हूं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है, श्रंक RF अपॉन ओरिजिनल RF ठीक है। इसकी जगह आप श्रंक फैक्टर भी लिख सकते हो, श्रंक RF की जगह, इक्वल्स टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आपको इनमें से 3 चीजें दी रहेंगी हमेशा, जो बची वाली चीज है वो आपको निकालनी होगी, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। श्रंक लेंथ अपॉन श्रंक RF अपॉन ओरिजिनल RF इक्वल्स टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, इसको अगर आप इधर ले जाओगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, श्रंक RF इक्वल्स टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू ओरिजिनल RF। क्वेश्चन हम करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना ही समझो कि श्रंक स्केल का मतलब क्या होता है, कि श्रंक होने के बाद जो आपकी नई स्केल बची, पहले मान लीजिए आपकी स्केल 1/1000 थी, तो श्रंक होने के बाद क्या हो जाएगी 1/2000, ठीक है। पहले आपका एक पार्ट जो था वो 1000 दिखा रहा था, अब आपका श्रंक होने के बाद वो आधा हो गया होगा, तो अब एक पार्ट जो होगा वो 2000 दिखाएगा, ठीक है। तो श्रंक स्केल का इतना ही काम है, और यही सारे फॉर्मूले आपको बनते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, वो आपसे क्या निकालता है, आपसे ओरिजिनल मैप का डिस्टेंस निकालने बोलता है। आपसे एग्जाम में या तो ऐसे पूछेंगे, या आपसे ओरिजिनल मैप के डिस्टेंस निकालने बोलेंगे। तो आप कैसे निकाल सकते हो ओरिजिनल मैप के डिस्टेंस, ठीक है।
तो अगला जो है आपका ओरिजिनल मैप डिस्टेंस जो आप निकाल सकते हो, आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड आउट द ओरिजिनल मैप डिस्टेंस। आपको क्या क्या दे देगा क्वेश्चन में, आपको श्रंक स्केल दे देगा या श्रंक फैक्टर दे देगा, ओरिजिनल लेंथ दे देगा और मेजर डिस्टेंस दे देगा। आपको ओरिजिनल मैप डिस्टेंस बताना होगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि पहले आज से 50 साल पहले एक रोड थी, उसकी लेंथ क्या थी, आपको अभी नहीं पता, ठीक है। आपको ओरिजिनल मैप मतलब उसकी लेंथ मान लीजिए आपको दे देगा 50 मीटर, ठीक। फिर आपको मेजर डिस्टेंस पता होगा। चलिए इसको अपन ऐसे मत समझिए, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझाऊंगा तो ज्यादा तरीके से अच्छे समझ में आएगा। अभी आप इतना याद रखो कि अगर आपको ओरिजिनल मैप डिस्टेंस निकालना होता है, ओरिजिनल मैप डिस्टेंस अगर निकालना होता है तो वो क्या होता है, मेजर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय श्रंक फैक्टर। चलिए अच्छा मैं समझाता हूँ इसको, आप कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये मैप है, ये श्रंक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक रोड थी, तो अभी जब आप रोड को मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रोड में कितना समझ में आ रहा है, 10 मीटर। रोड कितना आपको समझ में आ रहा है, 10 मीटर। तो अभी ये श्रंक स्केल है, ये वाली स्केल कौन सी है, श्रंक स्केल है या श्रंक मैप है। श्रंक मैप के हिसाब से ये रोड, सॉरी मान लीजिए आपकी स्केल है, श्रंक मैप है, उसमें आप यहाँ पे नाप रहे हो तो आपकी रोड जो निकल के आ रही है 10 मीटर, ये किसके हिसाब से निकल के आ रही है, श्रंक मैप के हिसाब से। पर एक्चुअल में तो मैप श्रंक हो चुका है ना, तो आपको निकालना है ओरिजिनल मैप डिस्टेंस। आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल मैप डिस्टेंस। आपका मेजर कितना है, 10 मीटर। यहाँ पे आपका मेजर कितना हो गया, 10 मीटर। अब आपको पता अगर चल गया कि कितना परसेंट ये श्रंक हो चुका है, 50%। ये 50% श्रंक हो चुका है, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, 50, ठीक है। यहाँ पे क्या रखोगे आप, 50% को रखोगे फ्रैक्शन में तो 0.5, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो इंटू यहाँ 100 हो जाएगा, इसको आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो एक्चुअल में कितना था ये आपका मैप, आपका ओरिजिनल में मैप ओरिजिनल आपका जो ग्राउंड डिस्टेंस था, ठीक है। ओरिजिनल जो आपका मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस है जो ग्राउंड में, वो कितना है, 20 मीटर। वो श्रंक होने के बाद कितना दिख रहा है अभी आपको मैप में, 10 मीटर। तो आपका मैप कितने परसेंट श्रंक हो चुका है, 50%। तो इस तरीके से आप ओरिजिनल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको क्या पता चल जाए कि आपका कितना परसेंट मैप श्रंक हो चुका है। बस इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो आपको ऐसे ही निकालना होता है, क्वेश्चन से फॉर्म में समझेंगे हम जिसको और अच्छे तरीके से। अभी सिर्फ आप इतना ही समझो, जो मैं अभी आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ सिर्फ आप भी उतने याद रखो, ठीक है। तो आपका जो, कई बार आपको लेंथ निकालने बोलेगा, कई बार आपको मैप डिस्टेंस बोलेगा, कई बार ऐसे भी बोल देगा करेक्ट लेंथ। तो करेक्ट लेंथ में क्या है, आप मैप डिस्टेंस को करेक्ट लेंथ बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी मेजर्ड लेंथ, जो भी आपने मैप में मेजर किया है श्रंक के हिसाब से, और कितना आपका मैप श्रंक हुआ है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, जितने परसेंट भी श्रंक हुआ होगा, है ना। जैसे 1/200 होता है कभी कभी, तो यहाँ पे आप 1/200 रख देना, है ना। श्रंक स्केल की जगह, श्रंक फैक्टर की जगह आपको कई बार ऐसा जरूर थोड़ी ना कि हमेशा आपको पॉइंट में मिलेगा, ऐसे भी मिल सकता है आपको, तो ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ पे ऊपर जाके आपको स्केल पता चल जाएगी, ठीक है। पर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो हमेशा किस पे आता है, एरिया पे आता है। तो अगर आपको यहाँ पे एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालोगे, अगर आपको यहाँ पे करेक्ट एरिया निकालना हो तो करेक्ट एरिया कैसे निकालोगे, आपका जो भी ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये वाला जो फॉर्म लिखा ना, इसी को अपन मेजर लेंथ को और क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पे मेजर लेंथ का भी बताया था। मेजर लेंथ क्या है आपकी, श्रंक लेंथ, है ना। श्रंक लेंथ है आपकी मेजर लेंथ, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, श्रंक लेंथ की जगह आप क्या लिख सकते हो, श्रंक आरएफ अपॉन ओरिजिनल आरएफ। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू
रॉन्ग आर एफ अपॉन राइट आर एफ। रॉन्ग आर एफ कौन सा आपका? श्रंक वाला रॉन्ग है, ठीक है, श्रंक वाला क्या है? रॉन्ग है, इनटू मेजर डिस्टेंस। और अगर कहिए कभी आपको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एरिया निकालने बोले, ठीक है। अभी मैं एक बार और आपको समझाता हूं। रॉन्ग आर एफ अपॉन राइट आर एफ का स्क्वायर इनटू मेजर डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं किसके बारे में? श्रंक लेंथ के बारे में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए क्या बोल रहा हूं मैं कि आपकी श्रंक लेंथ क्या होती है? ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। देखिए, पहले सबसे पहले दो चीजें समझिए, पहले तो ये समझिए कि जो श्रंक फैक्टर है और जो श्रंक स्केल है, ये दोनों अलग अलग है। श्रंक स्केल अलग है, श्रंक फैक्टर अलग है, ठीक है। ये पहली चीज आप ये क्लियर करिए, ये अलग है और ये अलग है, ठीक। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि श्रंक स्केल निकालो, श्रंक स्केल क्या है? तो श्रंक स्केल निकालने के लिए आपको श्रंक फैक्टर इनटू कर देना है ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल आपकी जो श्रंक होने के पहले, मान लीजिए 1950 में आपने मैप बनाया था, तो जो स्केल पे मैप आपने बनाया था वो उसकी ओरिजिनल स्केल हो जाएगी। अब जितने परसेंट वो श्रंक हो गया वो उसका श्रंक फैक्टर हो जाएगा या श्रंक आरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ओरिजिनल स्केल में श्रंक आरएफ को मल्टीप्लाई कर दोगे, ओरिजिनल स्केल में श्रंक आरएफ को मल्टीप्लाई कर दोगे या श्रंक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको श्रंक स्केल मिल जाएगी, ठीक है। अब आपकी बात आती है कि ठीक है, मैं श्रंक फैक्टर से मल्टीप्लाई तो कर दूंगा, पर मुझे श्रंक फैक्टर पता ही नहीं है। श्रंक फैक्टर क्या है मुझे पता ही नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हो उसको? श्रंक फैक्टर आप निकाल सकते हो श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। आपको श्रंक स्केल ये अपन ने इधर उधर कर दिया है ना, पर आप बोलोगे कि मुझे श्रंक स्केल निकालनी थी, तो श्रंक स्केल तो मुझे पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो श्रंक फैक्टर को श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू ओरिजिनल आरएफ। श्रंक फैक्टर को क्या लिख दिया आपने? श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू ओरिजिनल आरएफ। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू ओरिजिनल आरएफ, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? श्रंक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। पर हमसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या बोलेगा? हमसे कुछ भी पूछ सकता है मेनली, लेकिन एग्जाम में आपसे ओरिजिनल मैप डिस्टेंस निकालने बोलता है। तो ओरिजिनल मैप डिस्टेंस क्या होता है? जो भी आपका मेजर डिस्टेंस है डिवाइड बाय श्रंक फैक्टर, ठीक। करेक्ट लेंथ, ओरिजिनल लेंथ निकालने बोलेगा तो क्या होगा आपका? ओरिजिनल लेंथ यानी कि आपकी, या करेक्ट लेंथ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओरिजिनल या इसको आप करेक्ट लेंथ भी बोलते हो। कई बार क्वेश्चन में हमसे बोलता है कैलकुलेट करेक्ट लेंथ, तो करेक्ट लेंथ निकालना है आपको। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मेजर डिस्टेंस अपॉन श्रंक फैक्टर। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, मेजर डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे मेजर डिस्टेंस अपॉन श्रंक फैक्टर, है ना। ये आपका क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ होता है। अब श्रंक फैक्टर को आप क्या लिख सकते हो? श्रंक फैक्टर मैंने आपको शुरू में ही बताया था। श्रंक फैक्टर क्या होता है अपना? ओरिजिनल स्केल अपॉन श्रंक स्केल, है ना। ये लिख सकते हैं हम। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका? जो पुराना वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या बन गया अब आपका फॉर्मूला? ये आपका बन गया मेजर लेंथ या मेजर डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्केल अपॉन श्रंक स्केल। अब ये उठ के ऊपर आ जाएगा, तो कैसे बचेगा? मेजर डिस्टेंस इनटू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, ठीक है। तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, आपको यही लिखा हुआ है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ श्रंक आरएफ अपॉन ओरिजिनल आरएफ इनटू एमडी, और इसको भी ऐसे लिख सकता हूं। श्रंक वाला गलत है ना, इसलिए मैं उसको रॉन्ग भी लिख सकता हूं। जो श्रंक आरएफ अपॉन, और ओरिजिनल वाला सही था हमारा। जो सही कौन सा था? जो पहले था, ओरिजिनल वाला। तो अपॉन ओरिजिनल आरएफ, एरिया है तो इसलिए स्क्वायर आ गया, इनटू मेजर डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा? श्रंक स्केल नहीं, श्रंक आरएफ लिखना होगा। और यहाँ भी मुझे श्रंक आरएफ लिखना होगा, ओरिजिनल आरएफ और श्रंक आरएफ, यहाँ भी आरएफ आएगा।
ठीक है, समझ गए होंगे आप। मैंने सिर्फ जो आपको फॉर्मूले बताए वो ये पुट किए हमने। आप ओरिजिनल को आप क्या बोल सकते हो, करेक्ट भी बोल सकते हो, और श्रंक को आप रॉन्ग भी बोल सकते हो। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से कई बार आ जाता है, कई बार क्वेश्चन में आपका रॉन्ग यूज करेगा और राइट यूज करेगा, कई बार आपका श्रंक और ओरिजिनल यूज करेगा। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी यूज करे आपको बनना चाहिए, ठीक है। कई बार मेजर डिस्टेंस बोलेगा, कई बार मेजर लेंथ बोलेगा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे ओरिजिनल लेंथ बोले, चाहे ओरिजिनल लेंथ बोले, या चाहे आपको करेक्ट लेंथ बोले, वो एक ही चीज है। आपको मेजर डिस्टेंस बोले या मेजर लेंथ बोले, एक ही चीज है। रॉन्ग आरएफ बोले या श्रंक आरएफ बोले, एक ही चीज है। राइट आरएफ बोले या ओरिजिनल आरएफ बोले, एक ही चीज है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जितनी चीजें अभी तक मैंने बताई काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपके इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें से आपसे जो भी पूछा है आप निकाल सकते हो। अगर श्रंक स्केल बोलेगा तो आप श्रंक फैक्टर निकाल के आप ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपसे ओरिजिनल लेंथ बोलेगा तो रॉन्ग आरएफ राइट आरएफ इनटू एमडी कर देना, है ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक आपको बेसिक अगर समझ में आ गया हो कि श्रंक स्केल क्या होती है, जब आपकी स्केल की जो कुछ कारणों की वजह से जब आपका जो ओरिजिनल मैप है वो श्रंक हो जाता है, तो उस श्रंक वाले मैप की जो स्केल बचती है उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रंक स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज सिकुड़ गई है तो उसकी साइज क्या हो गया होगा, छोटा हो गया होगा। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तब जाके हम ओरिजिनल साइज पे पहुंचेंगे। तो हमेशा श्रंक आरएफ जो होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। श्रंक आरएफ जो होता है वो हमेशा कम होता है। जैसे 1/1000 रही होगी पहले स्केल, तो अब 1/2000 हो गई होगी, ठीक है। तो श्रंक आरएफ छड़िए, इतना डीप में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि इतने आपके इतने कठिन क्वेश्चन इससे नहीं फ्रेम होंगे आपके थ्रू। अगर कोई आप AE एग्जाम की बात करोगे तो अभी जितना मैंने बताया उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल भी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तरीके की स्केल होती है हमारी वर्नियर स्केल। इसमें भी चाहें तो अपन बहुत लंबा पढ़ सकते हैं वर्नियर स्केल में, पर अगर आप इसको मैं ये मेनली आपका जो टॉपिक है ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है वर्नियर स्केल। तो अगर अपन इसको पढ़ने जाएंगे तो 2-3 लेक्चर तो सिर्फ अपन वर्नियर स्केल ही पढ़ते जाएंगे, तो अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे। जितनी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी ही चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे। तो वर्नियर स्केल क्या होता है आपका, मेन स्केल रीडिंग, देखिए वर्नियर स्केल क्या होती है आपकी, मैं आपको पहले वर्नियर स्केल दिखा देता हूँ। 2 तरीके की होती है, थोड़ा आपको समझ में आया कि वर्नियर स्केल होता क्या है। ये देखिए ये आपकी वर्नियर स्केल होती है। आपने देखा होगा फिजिक्स में, आपने बेसिकली ये स्केल देखी होगी, है ना। तो इसकी मदद से जब हम कोई चीज मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ठीक है, ये आपकी कौन सी स्केल होती है, वर्नियर स्केल। तो इसका भी जो स्केल होता है वो अलग चलता है। हमें यहाँ पे जो रीडिंग्स होती है वो मैच करानी होती थी, राइट। आप यहाँ पे जो लाइनें जहाँ पे सेम आ जाती थी वही उसका क्या होता था। इसमें क्या होता है कि 2 स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है और एक मेन स्केल होती है। तो मेन स्केल में तो आपको 2 रीडिंग, इसमें जैसे अपन को बहुत एक्यूरेट रीडिंग नापनी होती थी ना, तब अपन यूज करते थे। जैसे मान लीजिए अपन को नापना है 4.54 या 4.56 या 4 जैसे आप स्केल में नापोगे तो एक ही यूनिट तक नाप सकते हो ना, 4.5, 4.1, 4.2, 4.3, पर आपको नापना है 4.54, 4.58, 4.59, तब हम वर्नियर स्केल यूज करते थे। तो सबसे पहले तो हम मेन स्केल में देख लेते थे कि कहाँ पे है, जैसे 4 पे है, 4.5 पे है, या 5 पे है, 5.5 पे है। तो पहले हमको मेन स्केल रीडिंग मिल जाती थी, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग मिल गई, प्लस उसमें हम क्या कर देते थे, जो भी लाइन मेल खा रही है, जैसे अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो जो भी हमारी नंबर ऑफ लाइन मेल खाती है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5वें नंबर की लाइन मेल खा रही है, तो जितनी भी नंबर ऑफ लाइन, जिस भी नंबर की लाइन हमारी मेल खा रही है, जैसे चौथे नंबर की खा रही है मान लीजिए ये वाली लाइन, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट इसका 0.1 होता था मेन, तो कितना हो जाएगा वो 0.4 या 0.01 इसका लीस्ट काउंट होता था, तो 0.04। तो हमारा मेन स्केल की रीडिंग थी 4.5 प्लस 0.04, तो क्या हो जाएगा 4.54। आपका टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 4.54। देखिए इसमें क्या होता है, एक आपकी मेन स्केल होती है और एक आपकी वर्नियर स्केल होती है इसमें। तो मेन स्केल पे हम देख लेते थे कितनी रीडिंग आ रही है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अपना नट लगाया, कोई नट ही वैसे नट वगैरह ही मेजर करते थे, तो हमको पता चल गया कि जो मेन स्केल है
उसमें जो रीडिंग आ रही है ये आ रही है 4.5, ठीक है। फिर हम देखते थे कि कौन सा नंबर की जो लाइन है बिल्कुल एक लाइन पे आ रही है, कुछ ऐसी ऐसी आती थी लाइन, है ना। पर जो सबसे पहली लाइन जो बिल्कुल एक लाइन पे आ जाए दोनों, तो उसको पकड़ते थे। ये मान लीजिए दूसरे नंबर की थी, तो 2 इंटू लीस्ट काउंट कितना है, मान लीजिए 0.01 है, तो 2 इंटू 0.01, तो क्या हो जाएगा 0.02। तो इसमें आप प्लस कर दीजिए 0.02, तो क्या हो जाएगा 4.52। तो ये आपकी क्या हो जाती थी, मेन रीडिंग हो जाती थी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती थी, मेन रीडिंग हो जाती थी। खैर इतना डीप में आप मत जाइए, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उतना समझिए, वरना आप इसमें सब में घूम जाओगे, श्रृंग के स्केल और वर्नियर स्केल में, और फिर आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना आप याद रखो कि जो आपकी मेन स्केल रीडिंग होती है वो कितनी होती है, वो मेन स्केल रीडिंग बिटवीन इंडेक्स मार्क, आप इसको बोल सकते हो मेन रीडिंग, ठीक है। या रीडिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, मेन भी मत बोलो, रीडिंग बोलो। तो जो आपकी मेन स्केल है ये आपको मैंने दिखाई है ना, मेन स्केल कौन सी होगी आपकी, ये वाली मेन स्केल होगी, ये वर्नियर स्केल होगी। ऐसे एक नीचे मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। ये आपकी क्या होगी, मेन स्केल, ये होगी आपकी वर्नियर स्केल, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप, देखा होगा आपने खैर वर्नियर स्केल, ठीक है। आजकल तो खैर डिजिटल आ जाते हैं, आने लगे हैं, ये सब अपन को जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आप देखो यहाँ पे लगाया आपने, यहाँ पे रीडिंग आ गई 18.89। आप स्केल में 18.89 नहीं मेजर कर सकते थे, लेकिन वर्नियर में आप 18.89 भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, यही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। मेन स्केल की जो रीडिंग है प्लस आपके जो नंबर हैं जितने में दोनों लाइन एक, जो लाइन एक लाइन पे आती है ना, दोनों रीडिंग एक लाइन पे आती है जिस नंबर पे, वो नंबर देखिए यहाँ पे दिखाया था ना मैंने आपको, ये देखो आप यहाँ पे ये दोनों लाइन एक लाइन पे आ रही है ना, पहली वाले में थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है, जिसमें बिल्कुल एक लाइन पे आ जाए सीधा। खैर इसमें तो यही वाला दिख रहा है बिल्कुल सीधा। तो कौन से नंबर के, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर की, तो आपका ये जो एंड डैश होता है, जितने नंबर पे वो सीधा आ जाए ना उसको हम बोलते हैं एंड डैश, इनटू आपका लीस्ट काउंट, इनटू आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट। तो मान लीजिए मेन स्केल रीडिंग आपकी आ रही है 5, प्लस आपका 8वें नंबर पे क्या आ रहा है, 8वें नंबर पे आपका एक बराबर आ रहा है, इनटू आपका लीस्ट काउंट होता है इसका 0.01, तो ये हो जाएगा आपका 5.08 सेंटीमीटर, ये आपकी हो जाएगी टोटल रीडिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे 5.5 होता तो ये हो जाती 5.58, ये 9वें नंबर पे होता तो 5.59। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा जो हिसाब किताब हो गया, वर्नियर स्केल से कैसे मेजरमेंट करते हैं ये मैंने बताया आपको। अब वर्नियर स्केल भी दो तरीके की होती है, ठीक है। अब जो वर्नियर स्केल होती है ना, ये भी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी डायरेक्ट वर्नियर और एक होती है रेट्रोग्रेड वर्नियर। एक आपकी होती है डायरेक्ट वर्नियर और एक होती है रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तीन, एक एक्सटेंडेड वर्नियर भी होता है, 3 वर्नियर होते हैं। अब जो जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, बस आप उतने पॉइंट बिल्कुल रट लो, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। पहला मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको डायरेक्ट के बारे में जो पॉइंट बताऊंगा वो आप रख लो, फिर उसके बाद मैं जो आपको रेट्रोग्रेड के बारे में बताऊंगा वो आप पॉइंट रख लो, आपको क्वेश्चन वही ना कहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है हमारे लीनियर मेजरमेंट, आपका जो फंडामेंटल ऑफ सर्वे या इंट्रोडक्शन टू सर्वे की हम बात करें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे वो लीनियर मेजरमेंट शुरू करेंगे, पर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ए आपका कौन सा है, डायरेक्ट वर्नियर। ये आपका है डायरेक्ट वर्नियर। तो डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, आपका जो मेन स्केल होगा, ठीक है, जो आपका मेन स्केल होगा जो आपका मेन स्केल होगा
वो हमेशा क्या होगा, n-1 होगा। और आपका जो वर्नियर होगा वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। अगर आपके वर्नियर स्केल में, इसको आप ऐसे देंगे, इफ वर्नियर स्केल हैज n divisions then main scale has n-1 division। अगर आपकी जो वर्नियर स्केल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है 1.1 और 2 के बीच में, तो आपकी जो मेन स्केल होगी, ये वर्नियर स्केल है, अगर जो आपकी मेन स्केल होगी उसमें हमेशा 9 डिवीजन होंगे। ठीक है, तो हमेशा मेन स्केल में क्या होता है, एक डिवीजन कम होता है वर्नियर स्केल के, जब आप डायरेक्ट वर्नियर की बात करते हो तो। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में फ्रेम होता है। पहली चीज तो हो गई ये चीज। सेकंड आपको क्या निकालना होता है, सेकंड आपको निकालना होता है लीस्ट काउंट। कई बार एग्जाम में आपको पूछता है लीस्ट काउंट निकालने के लिए, तो लीस्ट काउंट क्या होता है आपका, लीस्ट काउंट होता है आपका S/n। S क्या होता है आपका, S होता है आपका लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ आपको क्या निकालेगा, वर्नियर निकालने बोलेगा, वर्नियर स्केल। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, और n होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, और ये इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन कई बार ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, तो आपको लगाना पड़ता है दूसरा फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है इसका, वो होता है n इंटू वी इक्वल्स टू n-1 इंटू एस। n इंटू वी इंटू n-1 इंटू एस। तो ये जो n इंटू वी होता है ना, n इंटू वी, इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ वर्नियर, लेंथ ऑफ वर्नियर। ठीक है, अब v क्या होता है आपका, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन। ठीक है, तो देखिए, अगर ये स्केल है, ये आपका वर्नियर है, ठीक है, तो एक डिवीजन की जो वैल्यू है, ये एक डिवीजन है आपका, इसकी वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, तो पूरी पूरी स्केल मिल जाएगी, तो इसी को तो हम लेंथ ऑफ वर्नियर बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ वर्नियर क्या होता है, n इंटू वी। ठीक है, उसके बाद लीस्ट काउंट क्या होता है आपका, S/n। ठीक है, S क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, n होता है आपका नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। पर एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको और बताया, ये वाला क्या हो गया, n इंटू वी, और क्या होता है आपका n-1 इंटू एस। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिल गया, यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिल गया कि S इक्वल्स टू nv अपॉन n-1। ठीक है, तो S इक्वल्स टू nv अपॉन n-1, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी निकाल सकते हो। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी निकाल सकते हो। और अगर आपको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल निकालना हो ना, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल जो होता है वो होता है S-v। तो S अभी मैंने आपको निकालना बताया। ठीक है, और V आपका कैसे निकाल सकते हो आप, यहाँ से V भी निकाल सकते हो। V क्या हो जाएगा, n-1 n-1 अपॉन n इंटू एस। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ns माइनस s अपॉन n। ये अंदर जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा, S/n। तो यही तो मैंने आपको पहले बताया था, लीस्ट काउंट क्या बताया था, S/n। तो आप चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो आप ये लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार फिर बताता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे चीजें एक साथ आ गई हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि मेन स्केल जो होती है, अगर n-1 है तो वर्नियर स्केल क्या होती है, n होती है। ठीक है, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है,
एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों ना एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल मूव्स इन सेम डायरेक्शन। एक ये बात याद रखना है आपको, और एक चीज आपको और याद रखनी है, फिर हम रिवीजन करते हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है कि स्मॉलर डिवीजन और वर्नियर स्केल स्मॉलर देन द मेन स्केल। स्मॉलर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन मेन स्केल। ठीक है, एक एक चीज अभी मैं आपको समझाता हूँ। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी उसको एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कैसे आप इसको समझ सकते हो। चलो देखिए, सबसे पहले हमने बात की क्या कि अगर मेन स्केल में n-1 है तो वर्नियर में कितने होंगे, n होंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर इसमें डिवीजन कितने हैं, 9 है। मेन स्केल में 9 है तो वर्नियर में कितने होंगे, 10 होंगे। अगर यहाँ 9 है तो वर्नियर स्केल में कितने होंगे, 10 होंगे। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है s माइनस n। लीस्ट काउंट क्या है आपका, सॉरी s माइनस v। लीस्ट काउंट क्या होता है आपका, लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, यानी s माइनस v। ठीक है, तो s माइनस v यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा है इसको, तो s माइनस v हो गया आपका लीस्ट काउंट। तो s माइनस, अभी यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन बताया किसका, n इंटू वी इक्वल टू n-1 इंटू एस होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लो किसकी वैल्यू, यहाँ से आप निकाल लो v की वैल्यू, तो n-1 अपॉन n इंटू एस। इसको सॉल्व करोगे तो s बाय n आ जाएगा। तो यही वाला सिर्फ याद रखो आप सीधे, है ना। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन में आप फंसोगे तो मैं बता सकता हूँ कैसे करोगे आप। अगर जहां भी आपको फंसने लगो, जहां पे एस या एन की वैल्यू दी, एस क्या है आपका लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, एन है आपका नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर, अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं दी तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, तो निकल जाओगे आप। ठीक है, इसमें से या तो आपको एस निकालना होगा या तो वी निकालना होगा, है ना। यहाँ से आपको लिस्ट काउंट निकालना है तो या तो आपको एस निकालना होगा या तो एन निकालना होगा। तो आप एस और एन दोनों में से कोई, अगर आपको वर्नियर की लेंथ दी हुई है, सॉरी वैल्यू ऑफ वन डिवीजन अगर आपको दिया हुआ है, वी क्या होता है आपका, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन। वी क्या होता है, अगर आपको वैल्यू ऑफ वन डिवीजन दिया है और एन दिया है तो आप एस निकाल लोगे। वैल्यू ऑफ वन डिवीजन दिया है और एस दिया है तो आप एन निकाल लोगे। दोनों में से एक चीज तो आपको दी ही होगी, तो यहाँ पे फिर रख के आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको इसलिए करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब इसके बाद वर्नियर स्केल और मेन स्केल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे अगर ये स्केल है ना, तो इसी डायरेक्शन में वर्नियर स्केल भी मूव करेगी और इसी डायरेक्शन में मेन स्केल भी मूव करेगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि स्मॉलर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन द मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल है जो, उसमें कितने हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मान लो 10 है। वर्नियर स्केल में कितने हैं, 10 डिवीजन है। तो मेन स्केल में कितने होंगे, ये आपका वर्नियर स्केल है, मेन स्केल में होंगे 9 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका मेन स्केल। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्मॉलर डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, ये जो डिवीजन है वर्नियर स्केल का, ये इस डिवीजन से क्या होगा, छोटा होगा। अगर इतनी जगह है उसमें आप 10 लोग को बैठाओगे तो थोड़ा पास पास बैठाना पड़ेगा, अगर वहीं पे आप 9 लोग को बैठाओगे उसी जगह पे तो थोड़ा दूर दूर बैठाना पड़ेगा। तो जो वर्नियर स्केल है उसमें 10 लोग बैठ रहे हैं तो उनके बीच का जो डिवीजन का स्केल का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो स्मॉलर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल स्मॉलर देन द मेन स्केल। जो वर्नियर वाले डिवीजन है वो पास पास है क्योंकि ज्यादा है, 10 है, और मेन स्केल में एक कम होता है हमेशा, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। उतनी जगह में अगर आप 9 लोग को बैठाओगे तो थोड़ा दूर दूर बैठ जाएंगे, उतनी जगह में अगर आप 10 लोग को बैठाओगे तो उनको पास पास चिपका के बैठाना पड़ेगा। बस इसी तरीके से आप लास्ट पॉइंट समझ सकते हो। ठीक है, जितनी पॉइंट मैंने बताए, आपका जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में।
तो रेट्रोग्रेड वर्नियर भी लगभग सेम है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पहला पॉइंट था, क्या था कि मेन स्केल में n-1 थे ना, तो यहाँ पे उल्टा है। अगर आपके जो वर्नियर स्केल है उसमें अगर n है तो जो मेन स्केल होगी उसमें n+1 होगा। अगर हमारे वर्नियर स्केल में डिवीजन कितने हैं, 9 है, तो मेन स्केल में 10 होंगे। ठीक है, बस ये डिफरेंस है इसमें पहला। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि अगर लीस्ट काउंट जो है इसका भी लीस्ट काउंट क्या होता है, वहां पे क्या था s-v था, यहाँ पे v-s होता है। ठीक है, तो अगर अपन लीस्ट काउंट निकालें, इसको थोड़ा अपन रेड पेन से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा था क्या, इफ वर्नियर हैज n डिवीजन देन द मेन स्केल हैज n+1 डिवीजन, तो ये भी आप लिख लेते हैं यहाँ पे। If vernier has n division main scale has n+1 डिवीजन, एक ज्यादा होगा मेन स्केल में, वहां पे एक कम था मेन स्केल में, यहाँ पे एक ज्यादा है मेन स्केल में। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो ये कैसे होगा अपना, वहां पे s-v था, यहाँ पे v-s होता है। ठीक है, बाकी सब चीजें मैंने आपको नोटेशन बताई दी किसको क्या बोलते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे फिर से, तो वो क्या आ जाता है आपका, सेम आ जाता है। लीस्ट काउंट जो आता है वो आपका s/n ही आता है, यहाँ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आता है, आप करके चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, और वहां पे जो हम लेंथ ऑफ वर्नियर निकालते थे ना, लेंथ ऑफ वर्नियर क्या होता है हमारा, n इंटू वी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है n+1 इंटू s हो जाता है, थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, बाकी लगभग सब सेम है। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने दो आपको लास्ट में नोट कराए थे, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। यहाँ पे उल्टा है, वहां पे छोटा था, यहाँ पे बड़ा होता है। स्मॉलर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज लॉन्गर देन स्मॉलर डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ इसको, वैसे तो अपन ने काफी ज्यादा इसको समझ लिया है, पर थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक भी है। देखिए इसमें क्या हो रहा है हमारा, जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पे ये मेन स्केल है, ये आपकी वर्नियर स्केल है, तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवीजन है, तो जो आपकी मेन स्केल होगी उसमें 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे। यहाँ पे 9 होंगे तो यहाँ पे 10 होंगे, तो इनके बीच का जो एक गैप, इतनी जगह में आपने 9 लोग को बैठाया है, तो वो थोड़ा दूर दूर बैठेंगे। उतनी जगह में अगर आप 10 लोग को बैठा दोगे तो वो पास पास बैठेंगे। बस यही हमने यहाँ भी किया है, पहले उसी जगह पे 9 बैठे थे तो वहां पे वो दूर दूर थे, अब उसी जगह पे पास हो गए, 10 हो गए तो लोग पास पास हो गए। तो स्मॉलर डिवीजन ऑफ जो वर्नियर स्केल है वो ज्यादा है किससे, मेन स्केल से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अपोजिट मूव करता है। आपका जो वर्नियर है वो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो आपकी मेन स्केल होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। आपकी अगर वर्नियर स्केल है तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मेन स्केल इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये थोड़ा सा और डिफरेंस है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। लास्ट आपका इसमें आता है स्टैंडर्ड वर्नियर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एक्सटेंडेड वर्नियर की अगर हम बात करें तो उसमें सब कुछ लगभग सेम है। तो जो मेन स्केल है उसमें अगर आपकी जो वर्नियर स्केल है
स्केल में अगर n है तो जो मेन स्केल होगी उसमें आपके 2n+1 होंगे, बस यही फर्क है। तो आपका जो लेंथ ऑफ वर्नियर होगा तो n इंटू वी इक्वल्स टू 2n+1 इंटू एस हो जाएगा। बस ये 2n+1 याद रखना कि मेन स्केल में कितना होता है, 2n+1 होता है, वहां पे कितना होता था n+1 या n-1। ठीक है, एक बार अपन अब ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो यहीं तक था, इसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसको हम फिर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, हमने शुरू किया था किससे? हमने शुरू किया था आज श्रंक स्केल से। तो श्रंक स्केल आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफिकल स्केल पे भी क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छी स्केल कौन सी होती है, तो बेस्ट होती है ग्राफिकल स्केल, यहाँ पे लिख लो आप बेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने श्रंक स्केल की बात की। तो श्रंक स्केल में आप देख सकते हो कि मेनली जो आपको पॉइंट याद रखने हैं, वो पहला आपको ये याद रखना है कि श्रंक स्केल क्या होती है। श्रंक स्केल इक्वल्स टू ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर क्या होता है? ओरिजिनल स्केल, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। या आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, श्रंक आरएफ अपॉन ओरिजिनल आरएफ इक्वल्स टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से आप श्रंक आरएफ निकाल सकते हो। श्रंक आरएफ भी बोलते हैं अपन इसको, और इसको अपन श्रंक फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं। फिर वर्नियर की बात की थी हमने, तो वर्नियर मैंने कोशिश की है कि आसान से आपको समझा पाऊँ जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप याद रखना ये वाला पॉइंट, किसमें? डायरेक्ट में, कि अगर मेन स्केल में कितनी है n-1 है तो वर्नियर में कितनी होंगी? n होंगी। फिर लीस्ट काउंट याद रखना आप, s/n होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट आप याद रखना s/n होता है। फिर आपको याद रखना है कि ये सब चीजें आप तो नहीं भी याद रखोगे, जो मैंने ये पॉइंट बताया ना, ये सीधे सीधे न्यूमेरिकल में आते हैं, आपको वन वर्ड मतलब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अपोजिट सेम डायरेक्शन में मूव करती है डायरेक्ट में, और वर्नियर रेट्रोग्रेड में अपोजिट डायरेक्शन में। और स्मॉलर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल स्मॉलर देन द मेन स्केल। एक ही जगह में, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, पहले उतनी जगह में 9 लोग बैठे हैं तो वो पास पास दूर दूर बैठ सकते हैं, उतने में 10 बैठाएंगे तो पास पास बैठाने पड़ेंगे। फिर रेट्रोग्रेड वर्नियर की बात की थी अपन ने। ठीक है, फिर इफ वर्नियर हैज n डिवीजन, मेन स्केल के पास क्या हो जाते हैं? n+1 डिवीजन। ठीक, तो ये सब भी चीजें आप याद रखो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट हो गया, फिर आपका एक ये पॉइंट हो गया, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ वर्नियर, और ये वाला भी याद रखना आप, 2n+1 होता है। ठीक है, बाकी आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।